दिस वीडियो कंटेन्स सेंसिटिव कंटेंट, तो सिर्फ मैच्योर ऑडियंस ही इसे आगे देखे। दुनिया में लगभग सभी सक्सेसफुल लोग एक सलाह तो जरूर देते हैं, किताबें पढ़ो। किताबें लोगों को ऊंचाई तक ले जाती है। अब हमें बहुत सारी बुक से ऑब्सेशन भी हो जाता है, जैसे हैरी पॉटर सीरीज, एंड्स विद अस, इट स्टार्ट्स विद अस एंड द लिस्ट कैन गो ऑन। पर तब क्या होगा जब आपकी एक ऐसी ही पसंदीदा किताब जो अभी आपके शेल्फ पर पड़ी हुई है, वो आपकी ही मौत का कारण बन जाए। 29 अगस्त 2020 के दोपहर को रेलवे मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.डी. वाजपेयी के घर में उन्हीं की पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस बात की खबर पुलिस को लगभग 3:30 में एक पड़ोसी के द्वारा इमरजेंसी कॉल से मिली। ये मर्डर लखनऊ शहर के एक बहुत ही पॉश इलाके गौतमपल्ली में हुआ था। वाजपेयी जी का घर एक गवर्नमेंट रेसिडेंस था, जहां उनकी वाइफ मालिनी, उनका बेटा शरद और उनकी एक नाबालिग बेटी रहती थी। पर आर.डी. वाजपेयी जी खुद दिल्ली में रहते थे काम के सिलसिले से। अब जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो उन्हें वाजपेयी जी की नाबालिग बेटी, जिसका नाम किसी भी आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है फॉर प्राइवेसी रीजंस, वो एक बहुत ही ट्रॉमेटाइज स्टेट में रोती हुई मिली। वहीं उसकी माँ मालिनी और भाई शरद की बॉडीज बेड पर पड़ी हुई मिली, मानो दोनों को सोते हुए ही मारा गया हो। साथ ही बॉडीज पर कोई स्ट्रेन के भी निशान नहीं थे। मालिनी जी के दिल पर और भाई शरद के सिर पर गोली लगने से मौत हुई थी। अब इस क्राइम सीन को देखकर पुलिस की पहली थ्योरी तो यही निकल के आई कि दोनों ही लोगों को सोते हुए मारा गया होगा। अब चूंकि बेटी बहुत ही ट्रॉमेटाइज स्टेट में थी, इसीलिए उसे जल्द से जल्द काउंसलर के पास भेज दिया गया। अब वाजपेयी जी एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट पोस्टिंग पर थे, साथ ही वो यूपी के एक बहुत ही पॉश इलाके में भी रहते थे, तो ये बात पॉसिबल थी कि क्राइम रॉबरी के मोटिव से किया गया हो। पर जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें चोरी के कोई भी निशान नहीं मिले, उन्हें फोर्स्ड एंट्री के भी निशान नहीं मिले। तो एक बात साफ साफ साबित हो गई कि चोरी के मोटिव से क्राइम नहीं किया गया है, बल्कि ये क्राइम तो किसी जानने वाले ने ही किया था। अब जब पुलिस घर की तलाशी ले रही थी तो उन्हें एक बहुत ही अहम सुराग हाथ लगा। बाथरूम के मिरर पर किसी ने जैम से डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा था। साथ ही शीशे के बीचों बीच गोली मारकर किसी ने होल भी किया था। अब एक आर्टिकल के अनुसार पुलिस ने घर की हाउस हेल्प से भी पूछताछ किया, जिसमें ये बात सामने आई थी कि उस दिन वाजपेयी जी का बर्थडे था और पूरा परिवार उनके बर्थडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियों में भी जुटा हुआ था। उसने बताया कि वो सुबह सुबह आई थी, उसने काम किया, खाना बनाया, सबको खाना खिलाया और वो 3 बजे से पहले ही वापस अपने घर चली गई थी। उसने बोला कि मालिनी जी ने उसे शाम को वापस भी बुलाया था काम करने के लिए। वाजपेयी साहब की नाबालिग बेटी ने बताया कि जब वो अपने कमरे से मालिनी जी के कमरे में गई तो वो अपनी माँ और भाई के लाश को देख के बहुत ही डर गई और डर से उसने पहले जल्दी से जल्दी अपने मामा को फोन किया। उसके मामा लखनऊ में ही कुछ दूरी पर रहते थे। उसके मामा ने बताया कि भांजी ने फोन रोते हुए किया और रोते हुए उसने बोला कि मामा, मम्मी और भाई को कुछ हो गया है और वो नहीं उठ रहे हैं। मामा ने बताया कि उसकी भांजी ने उसे मरने के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी एंड एज अ रिजल्ट मामा जी डर गए और वो जल्दी ही अपनी भांजी के पास आने के लिए निकल पड़े। अब लखनऊ पुलिस ने इस केस में वाजपेयी जी की बेटी से पूछताछ करने का डिसाइड किया, पर अभी भी बच्ची ट्रॉमेटाइज स्टेट में थी और कुछ भी बोलने के हालात में नहीं थी। वाजपेयी जी को ऑलरेडी इस क्राइम के बारे में इंटीमेशन दे दी गई थी और वो लखनऊ के लिए निकल भी चुके थे। बेटी बार बार यही बात बोल रही थी कि वो पापा के आने के बाद ही कुछ बोलेगी, पर साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की मदद से बेटी ने बोला कि मम्मी और भाई के साथ क्या हुआ है उसे इस बात का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो तो पूरे समय अपने ही कमरे में थी। अब जब पुलिस उस बच्ची का इंटेरोगेशन कर रही थी तब उन्होंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस किया। उन्होंने ये देखा कि बच्चे के हाथों पर तो पट्टियां बंधी हुई है। जब पुलिस ने उसे पट्टियां खोलने को कहा तो बच्ची ने साफ मना कर दिया। सो एज अ रिजल्ट पुलिस ने खुद ही पट्टियां खोली। पुलिस ने पाया कि बच्ची के हाथ पर तो कई जगह रेजर या ब्लेड से कटे हुए निशान थे, कुछ बहुत ही पुराने तो कुछ बिल्कुल ताजे। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल्स, बच्ची ने रेजर या ब्लेड से काट कर खुद ही अपने हाथों पर गॉड भी लिखा था।
बट दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंफर्म्ड। अब पुलिस ने ये सारे निशान देकर ऑब्वियसली उस बच्ची से पूछा कि तुमने अपने आप को क्यों काट रखा है भाई। तो इस पर बच्ची ने ये रिप्लाई दिया कि दुनिया में हर दिन अराउंड 10 मिलियन लोग अपने हाथ काटते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब ये सुनकर पुलिस को अपना शक सच्चाई में बदलते हुए दिख रहा था। थोड़ी और कंसिस्टेंटली और सीरियसली पूछताछ करने पर बच्ची ने खुद ही एट लास्ट फाइनली ये बात कन्फेस कर दी कि उसने खुद ही अपने हाथों से अपनी माँ और भाई की हत्या की थी। उसने बोला कि हाँ, मैंने ही अपने भाई और अपनी माँ को अपने हाथों से मारा है। वो एक नेशनल लेवल शूटर थी और इसी वजह से उसके पास गन रखने का लाइसेंस भी था। इसी गन की मदद से उसने अपनी माँ के दिल पर और अपने भाई के सिर पर सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने ऑब्वियसली पूछा कि आखिर ऐसा क्या ही सिचुएशन रहा होगा कि एक बच्ची को अपनी माँ और भाई को ही मारना पड़ा। तो इस पर बच्ची ने रिप्लाई दिया कि उसने अपने परिवार को इसीलिए खत्म कर दिया क्योंकि नो वन रियली लाइक्ड हर, उससे कोई प्यार नहीं करता था। लाइक सीरियसली उसने ये रीजन दिया। बट द पुलिस वाज नॉट क्वाइट कन्विंस्ड विद द रीजन लाइक एनी वन ऑफ अस। और तभी पुलिस को याद आया वो बाथरूम मिरर जिस पर लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन। पुलिस ने उसके रूम की तलाशी ली तो उन्हें दीवार पर बना एक रोता हुआ स्माइली इमोजी मिला, एक ह्यूमन स्केलेटन का मॉडल मिला, पर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज मिली वो थी एक जापानीज नॉवल जिसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड नाम था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन या नो लॉन्गर ह्यूमन। वही सेम नाम जो बाथरूम मिरर पर था। अब साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स के पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि बच्ची खुद को उस जापानीज नॉवल के मेन कैरेक्टर ओबा योजो से आइडेंटिफाई करती थी। वो खुद को ओबा योजो के जैसा ही मानती थी। बाद में वाजपेयी जी ने ये बात खुद कंफर्म की कि बच्ची कई दिनों से डिप्रेशन में थी। केस को सुनकर आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर उस बुक में ऐसा था क्या कि उसने एक 16 साल की बच्ची को एक ऐसा क्राइम करने को मजबूर कर दिया। नो लॉन्गर ह्यूमन या डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन ओसामू दजाई के द्वारा लिखी गई एक जापानीज नॉवल है और ये जापान की सेकंड ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग नॉवल है ना। एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि इसमें दजाई खुद के ही इमोशंस और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, पर साथ ही वो बहुत सारे इमेजिनेटिव एलिमेंट्स भी डालते। तो एक तरह से आप इस किताब में इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का लाइन बहुत ही फर्मली नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। इस किताब में प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर ओबा योजो इस सोसाइटी के इरैशनल बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स से परेशान हो जाता है और वो धीरे धीरे इस सोसाइटी से दूर चले जाता है, खुद से ही दूर जाने लगता है और उसको ये पूरी सोसाइटी, ये पूरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही बेसलेस और सेंसलेस लगने लगती है। उसका मेंटल हेल्थ एज अ रिजल्ट धीरे धीरे डिटेरियोरेट करने लगता है। एट द एंड द मेन कैरेक्टर टेक्स हिज ओन लाइफ इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम दिस बेसलेस वर्ल्ड। इस बुक के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस बुक का लास्ट पार्ट लिखने के बाद ऑथर दजाई ने खुद की ही जान ले ली थी। ही कमिटेड सुसाइड, so it was kind of a big long suicide letter he left to the public before he gave up on his life. दजाई ने अपनी लवर टोमी के साथ एक डबल सुसाइड कमिट किया था और दोनों की बॉडी तामागावा कैनाल पे एक रेड थ्रेड से टाइड अप मिली थी। वाजपेयी जी की बेटी भी खुद को इसी किताब से आइडेंटिफाई करती है एंड एज अ रिजल्ट वो इस सोसाइटी के इरेशनल बिलीव्स और नॉर्म से तंग आकर ही ये पर्टिकुलर घटिया सा क्राइम कमिट करती है, बिकॉज दैट वॉज द ओनली मेथड जो कि बुक में दिखाया था टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो अब इस क्राइम के बाद क्या हुआ, इसका आफ्टरमैथ क्या था? तो इस क्राइम के बाद पूरे यूपी शहर के सिक्योरिटी पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठा। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वाजपेयी सर का घर जो कि एक गवर्नमेंट रेसिडेंस था, वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट रेसिडेंस से लगभग 2 घंटे की ही दूरी पर था। पर साथ में इस केस की वजह से पूरे यूपी पुलिस, खास करके इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि थे मिस्टर संजय पांडा और उनके टीम को बहुत ही अप्रेजल्स मिले। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उनके पूरे टीम ने इस केस को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में ही सॉल्व कर दिया। मिस्टर आर.डी. वाजपेयी जब लखनऊ वापस आए और उन्हें इस क्राइम के पूरे डिटेल्स के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया और गले लगाते हुए उन्होंने कहा कि
इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, आई नो। एक और चौंकाने वाली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि बेटी को, जो कि एलिजेडली 16 साल की थी अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल्स, उसे ये क्राइम कमिट करने का ना कोई भी अफसोस नहीं था। शी वाज नॉट एट ऑल इन रिग्रेट ऑफ व्हाट शी हैड डन। नाउ अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल्स, एलिजेडली पोस्टमार्टम के बाद लड़की चाहती थी कि दोनों ही बॉडीज वापस घर आए ताकि वो अपनी माँ और अपने भाई को अंतिम बार अच्छे से देख सके। पर जब बॉडीज वापस उसके घर पर आई तो लड़की ने अपनी माँ और भाई को देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं जताई और वो पूरे ही समय अपने कमरे में ही रही। अब बारी थी इस केस की सुनवाई की। अब चूंकि ये क्राइम एक नाबालिग ने कमिट किया था जो कि एलिजेडली 16 साल की थी, इसीलिए उसे जेल नहीं हुई बल्कि उसने 15 दिन जुवेनाइल होम में गुजारा और आज वो अपने पापा आरडी वाजपेयी के साथ ही रह रही है। गलतियां सभी से होती है, एक अक्लमंद इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, बट अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स ऑल्सो। तो इस केस से हम क्या सीखते हैं? इस केस को अगर हम देखें तो इसमें सबसे मेजर रोल मेंटल हेल्थ के निग्लेक्ट का ही था। बिकॉज for Indian society, for Indian parents, mental health is nothing. It's just a stigma. For Indian parents and Indian society, depression is not, it's not a disorder. Depression is treated as just a state of emotion, जो कि खुद ही आएगा और खुद ही चला जाएगा। मिस्टर वाजपेयी को अगर देखें तो he was a well-educated person. He had a decent job, a decent income, a well-aware family. In fact, Mr. Vajpayee was himself aware that his daughter was suffering from depression, but he did not find it important enough to get his daughter treated for the same. Maybe उन्हें लगा कि depression is not a disorder, वो आएगा and वो चला जाएगा. The main problem is that at the most, even educated people जो aware भी है इन चीज़ों को लेके, वो ये सोचते हैं कि mental health can get treated on its own and it gets better by time on its own. But बहुत ही बार ऐसा नहीं होता है and the person, the victim, needs the help of a trained psychologist or counselor to get out of the mental situation in which he or she is at the present moment. और important चीज जो लोग mental disorder के बारे में miss out कर देते हैं वो ये है कि mental disorder से suffer करने वाला person is not only a problem for himself but also a problem for the entire society. Mental disorder is not an individual problem, but it is a societal problem which needs a societal solution and cooperation from the society. एक और सवाल जो मेरे जहन में पर्सनली उठता है इस केस को जानने के बाद वो ये है कि क्या क्रिमिनल जस्टिस के एज को एक नॉर्मल अडल्टहुड का एज मानना सही है? ये इशू आई थिंक पहले भी बहुत सारे केसेस में उठ चुका है, जैसे कि द निर्भया केस। क्या 15 या 16 साल का इंसान जो कि 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, क्या वो इतना रैशनल या इतना मैच्योर इनफ नहीं होता है कि वो क्राइम और थ्रेट टू द सोसाइटी के बारे में सही डिसीजन मेकिंग कर सके? अगर आप इसी केस को नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लड़की ये क्राइम पूरे फुल रैशनैलिटी और होशो हवास में कमिट करती है। सबसे पहले वो बाथरूम के मिरर पर गोली चलाकर प्रैक्टिस करती है। वो अपनी माँ और भाई को सोते समय मारती है बिकॉज दैट वुड बी ईजी। वो अपनी माँ को दिल पर और अपने भाई के सिर पर मारकर उनकी हत्या करती है बिकॉज दैट वुड बी द किलिंग स्पॉट। ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि दैट गर्ल वाज रैशनल इनफ टू टेक दीज डिसीजंस अबाउट द क्राइम। सो was she not rational enough to think what was right and wrong for a particular situation? What is crime and what can be a threat to the society? अब इस बुक का क्या सीन है? Does this book in any form glorify crime and murder? So I would say, according to my opinion, this book is definitely a creative masterpiece. This book specifically talks about the mental disorder victims और उनके emotions और experiences के बारे में। बट अब देखें ना तो ये बुक सोसाइटी के उस सेक्शन के लिए बनी है जो इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हेल्दी और सही फॉर्म में डाइजेस्ट करना और कंज्यूम करना जानते हैं। अब एक 16 साल की लड़की who is not even mature enough and who is suffering from depression इस बुक को पढ़ती है, इस बुक के मेन कैरेक्टर से खुद को एसोसिएट करने लगती है और एट द एंड एक ग्रोटेस्क क्राइम कमिट करती है बिकॉज मेन कैरेक्टर ने डेथ को एक एस्केप का मेथड बताया है।
बुक या उसके ऑथर किसी भी वे में गलत नहीं है. They have provided us with a very intellectual information, but it's upon the readers to consume that information in a healthy or in an unhealthy manner. Important for you as a parent to be vigilant about what kind of information and content your child is consuming. आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, किस तरह के वीडियोस देख रहा है, किस तरह की बुक्स पढ़ रहा है. हर तरह की बुक्स और हर तरह की इंफॉर्मेशन हर तरह के लोगों के लिए नहीं बनी होती है. Some things can be harmful for your child, and it's your duty as a parent to understand this and keep a track on what your child is doing. नमस्ते, I'm श्रेया जन्नत. I have another channel जिस पे मैं अपने लाइफ को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करने के लिए वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करती हूँ. So you can definitely check out that channel. I would really appreciate it. If you're still here, thank you so much for watching my video and please stay tuned for more crime videos. Take care of yourself, your loved ones, and तब तक के लिए goodbye.